हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है सीयूटी एमबीए के सेकंड शिफ्ट का 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर का लेवल थोड़ा से इजी आया था कंपेरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप ये मत समझ के जाइएगा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हल्का से मॉडरेट कर दें, लेकिन ओवरऑल जो पेपर आपका आएगा बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहेगा। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, नहीं तो बाकी तो इजी रहेंगे। आपने 2023 के तीनों से 2022 के दो शिफ्ट के पेपर देख लिए होंगे, 23 का फर्स्ट शिफ्ट देख लिया था, तो 2022 का आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आप यहाँ पे हम देखेंगे। बहुत से लोगों ने आप में से सॉल्व भी कर लिया होगा, तो एक तरीके से आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 35 क्वेश्चंस के अराउंड हैं। तो सभी चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पे लगभग दिए गए हैं। मेंसुरेशन से लेकर के प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक क्विक रिवीजन भी आपके लिए जो है ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप से आया था। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्टनर पी एंड क्यू, दो पार्टनर हैं पी और क्यू। कह रहा है उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा है वो 9:10 दे रखा है, और कह रहा प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है उनके 4:5 है। आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट टू टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है। अरे इस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, अगर मैं टाइम का रेशियो यहाँ से निकालूं तो टाइम क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। यानी प्रॉफिट को अगर मैं इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूंगा तो जा करके मेरा क्या निकल जाएगा? टाइम। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से। तो प्रॉफिट यहाँ 4 है, अगर मैं पी की बात करता हूँ तो प्रॉफिट 4 है, इन्वेस्टमेंट 9 है, तो 4/9 करेंगे तो पी का टाइम निकल के आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ क्यू की तो 5/10 कर लीजिएगा। 5/10 का मतलब 1/2। क्रॉस मल्टी रेशियो निकालिए 4/9 एंड टू इधर, 2 4 8, 9 1 9, यानी 8 और 9 का रेशियो आ जाएगा पी और क्यू के टाइम का रेशियो। और क्वेश्चन में दे रखा था कि पी ने 8 मंथ के लिए जो है पैसा इन्वेस्ट किया था। तो पी का अगर 8 मंथ यानी 8 यूनिट की वैल्यू 8 मंथ है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 मंथ होगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने मौका वगैरह दिया हुआ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आसानी से यहाँ निकल जाएगा। अगर ये आपसे पूछा कि कितने महीने बाद वो ज्वाइन किया था, है ना, तो आप निकालते हैं 4 मंथ। तो पूरा पैसा उसका इन्वेस्टमेंट जो था वो 9 मंथ के लिए था। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि द 10% पर एनम, अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के रेट के साथ 3 साल के लिए लगता है तो कितना लगता है? सभी लोग जानते हैं 33.1%। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 30,100। ये आपको दे रखा है। तो आपको पूछा कि 10% के रेट से 3 साल का एसआई कितना लगेगा। 10% के रेट से 3 साल का एसआई 30% होता है। ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप बताइए, 331 की वैल्यू डेसिमल डेसिमल भूल जाइए। 331 यहाँ भी 331, डायरेक्ट कैंसिल करेगा, एक के बाद कुछ ना कुछ जीरो आएगा। हमको ये नहीं देखना कि कितना जीरो आ रहा है, बस ये देखना नंबर क्या आएगा। अगर मैं यानी कि 331% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू जो आएगी, एक के बाद कुछ जीरो लगेगा, जीरो काउंट नहीं करना है। तो अगर 30% की वैल्यू निकालनी होगी तो 30 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 3 के बाद कुछ जीरो लगेंगे, जीरो काउंट हमको नहीं करना है। सिर्फ यही देखना है कि 3 के बाद जीरो कहाँ पे किस ऑप्शन में आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि हर जगह नंबर अलग अलग है। तो मैं डायरेक्ट ही सिर्फ ये देखूंगा। मैं जीरो कब देखता हूँ? जब मुझे ऑप्शन ऐसे दिया हो, 300 दिया हो, 3000 दिया हो, है ना, या फिर 3 के बाद 30,000 दिया हो, इस तरह से दिया हो, तब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि जीरो कहाँ। अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं हमें डायरेक्ट आपको देख लेना था कि 3 के बाद जीरो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मैं थोड़ी बहुत चीजें ये भी सिखाऊंगा कि ऑप्शन में क्या क्या आपको करना है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। देखिए, ये भी आपका सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई पैसा 3 साल में इतना कितना 13,380 हो जाता है, और 6 ईयर्स में इतना हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आपने किए होंगे। आपने बताया था मान लो कुछ पैसा आपके पास था, वो 3 साल बाद
कितना हो गया यहाँ पे? 13,380 हो गया। और यहाँ से 6 साल बाद, तो मगर यहाँ से काउंट करूंगा, यहाँ से कितने साल बाद? तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो 3 इयर्स का गैप है। तो जब ईयर का गैप सेम होता है, तो मैंने एक चीज आपको क्लास में कराई थी कि जो रेशियो होता है अमाउंट का पर्टिकुलर ईयर का, वो सेम होता है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, दो और दूसरे और तीसरे साल के बीच जो अमाउंट का रेशियो होगा, वही रेशियो फर्स्ट और सेकंड साल के अमाउंट के बीच होगा। तो अगर मैं यहाँ से दूसरे तीसरे साल का रेशियो निकालता हूँ, तो आप देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, तो अगर कैंसिल करता हूँ, देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 1338 को 3 से कैंसिल करिए तो कितना आ जाएगा? 3 4 और फिर 3 4 3 6 आ जाएगा। मैं दो, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करता हूँ, 6 और 2 6 9 आ जाएगा। ये देखिए 223 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 3 आ रहा है। तो यानी इनके बीच जो रेशियो आ रहा है दूसरे और तीसरे साल के बीच, वो 2 3 का आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच भी रेशियो 2 और 3 का रेशियो आएगा। और 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 13380। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट किलो निकालूंगा, तो आप देख रहे हैं 26 कितना आ रहा है, निकालिए 3 4 उसके बाद एक आएगा, फिर 3 4 आएगा, 3 6 जीरो पे फोकस मत करिए, हर जहाँ एक एक जीरो नंबर अलग लगा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 446 आ रही है, जीरो भी आगे बढ़ जाएगा, जीरो से मतलब भी नहीं रखेंगे। 2 यूनिट के लिए निकालेंगे, इसमें भी 446 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 892। जहां भी 892 दिखे तुरंत आंसर करिए, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप जानते हैं कि जब ईयर का गैप सेम होता है, तो जो रेशियो होता है एक पर्टिकुलर ईयर के बीच का, वो सेम होता है। दूसरे तीसरे साल का बीच का जो रेशियो होगा यहाँ पे, वही फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी रेशियो होगा। तो रेशियो से मैं डायरेक्ट 2 3 का रेशियो आया था, 3 की वैल्यू मैंने देखा 1338 है, एक की 446 हो जाएगी, तो दो की आ जाएगी 892, और मेरा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये देखिए फिक्स पैटर्न है। ये क्या फिक्स है? जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन दे रहा है कि 8 एप्पल्स का प्राइस इतना है ना, अब एप्पल जो 8 के रेट से 12 एप्पल, मान लो उसने 12 रुपए में 8 एप्पल खरीदा है। उसके बाद कह रहा है कि 6 एप्पल जो है 10 के रुपए में बेच दिया है। तो बताइए उसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि आर्टिकल्स को सेम करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करते हैं। जैसे यहाँ पे 8 एप्पल दे रखा है, उसका प्राइस है 12 रुपए। फिर कह रहा है कि मैं खरीदा था, कॉस्ट प्राइस, 8 एप्पल को 12 रुपए में खरीदा और 6 को 10 के रेट से बेच दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करिए। यहाँ पे 8 एप्पल्स है, यहाँ पे 6 एप्पल्स, कैसे इक्वल होगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें इसमें है ना, इसमें 3 से कर दी, इसमें 4 से कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या देखिए 8 एप्पल्स है ना, और यहाँ पे 8 6 है, हाँ बराबर कर लीजिए, यही है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसके अंदर, और इसमें कर लीजिए आप 4 से, तभी बराबर होगा ये। तो आप देख रहे हैं 3 8 जा 24 आर्टिकल्स हो जाएंगे, ये 36 रुपीज हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आर्टिकल, देखिए ये भी हो गया, यानी आर्टिकल माने सेम। यहाँ 4 10 जा 40 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है? ये सीपी है, ये क्या है आपका? है एसपी है। तो 36 में खरीद रहे हैं, 40 में सेल कर रहे हैं, 4 का आपको गेन हो जा रहा है 36 पर। 4 का गेन अगर 36 पे है, तो यहाँ से 1/9 का प्रॉफिट होगा। और 1/9 की वैल्यू जानते हैं परसेंटेज में, सी ऑप्शन की राइट आंसर 11.11% होता है। तो 1/9 की वैल्यू फ्रैक्शन परसेंटेज में आपने पढ़ रखी होगी। तो 11.11% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इतना आर्टिकल इतने में खरीदा, इतना आर्टिकल इतने में बेचा, तो जरा बताइए कि लॉस या गेन हुआ? तो सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करिएगा। जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे, तुरंत कॉस्ट, सीपी और एसपी से डायरेक्ट आपका लॉस या गेन परसेंट आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको नेट रेट पता है सक्सेसिव क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पेन फ्री हो गया। 300 में अगर कोई मार्क प्राइस था, अगर उसको आप 210 रुपीज में आप सेल कर रहे हो, तो जरा बताइए कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो? आप देख रहे हैं 90 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं आप। कितने पे? 300 पे। अगर मैं परसेंटेज पूछूं कि कितना, 300 पे अगर आप दे रहे हैं 90 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब मुझे कितना परसेंट का डिस्काउंट आपने दिया, तो निकलना ही जाएगा आसानी से। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट निकल जाएगा। 30% का टोटल डिस्काउंट उसको मिला हुआ है।
ये बताइएगा अगर पहला डिस्काउंट 12.5% है तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। ऑप्शन पे जाइए, पिन फ्री क्वेश्चन हो जाएगा। 10% के साथ कभी भी नेट डिस्काउंट नहीं आएगा। 12.5 और 10 करेंगे 22.5, फिर उससे कम ही आएगा 22.5 से। नेट रेट अगर आप पढ़े हैं x+y/100 से, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही होगा जिसमें 12.5 ऐड करेंगे तो 30 से पहली बात तो ज्यादा आना चाहिए। अगर मैं 20 की बात करता हूँ, 20 के साथ देखिए नेट क्या 30 बनता है, बिल्कुल बन जाएगा। अगर देखिए अगर पहला 20 है, दूसरा 12.5, 32.5% बनेगा। उसमें से 32% में जब माइनस करेंगे कैसे होता है, XY/100, 12.5 इंटू 20/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। कैंसिल करें 5 और 12.5 को करेंगे 2.5, और 32.5 में 2.5 माइनस कर देंगे, 30% का डिस्काउंट आएगा। तो 20% आपका सेकंड फर्स्ट डिस्काउंट होगा, 25 के साथ नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट पेन फ्री कर देना था, इसमें कोई दिमाग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बस ऑप्शन पे जाना है, ऐसे डायरेक्ट करना था। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें बहुत सारे लॉजिकल चीज में सिखाऊंगा यार, ऑप्शन में कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चंस को कम टाइम में किसी भी तरीके से करना सही है। तो मेन चीज इसी फोकस करिएगा कि क्वेश्चंस को हमको बस सिर्फ आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है कि पी ने 30% मार्क्स में पाया और 30 मार्क्स से फेल हो गया। क्यू जो 40% मार्क्स मिले हैं और 40 मार्क्स से वो ज्यादा पा गया पासिंग मार्क्स से। जरा बताइए पास परसेंटेज क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पास परसेंट वाले यहाँ पे लाई कर रहा है, तो एक पी जो था वो 30% मार्क्स पाया था और 30 मार्क्स से फेल हो गया था, यानी पीछे कहीं रह गया था। और ये एक लड़का था जिसको मार्क्स मिले थे 40%, और ये देखिए पूरे सीट का क्वेश्चन है ये, और कह रहा है 40 मार्क्स ज्यादा मिल गया था उसको। कितना यहाँ, मैं यहाँ कहीं लाइक कर रहा हूँ, उसको 40 मार्क्स ज्यादा मिला था पासिंग मार्क्स से। तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्क्स में डिफरेंस कितने का, तो बोलेंगे सर -30 + 40 में जो डिफरेंस मार्क्स का जो गैप है वो 70 मार्क्स का है, और परसेंटेज में डिफरेंस 10% का है। तो 10% की वैल्यू 70 है, तो यहाँ से अगर मैं 100% निकालूंगा तो आ जाएगा 700 मार्क्स। तो जरा बताइए पासिंग मार्क्स आखिरकार कितना है। तो 700 का 30% निकाल लेंगे अगर यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपका 210। और 210 और 30 मार्क्स से फेल हो गया था, 30 मार्क्स और मिल जाता उसको, तो ये 240 जो है उसका पासिंग मार्क्स था 700 में से। तो पूछा जरा बताइए उसका पासिंग परसेंटेज क्या है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 700 से डिवाइड करके, तो 7 3 जा, ठीक है। तो 34 पॉइंट समथिंग देखिए आएगा, 2 करके आएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आप टोटल मार्क्स निकाल करके पासिंग मार्क्स निकाल लीजिए, और डायरेक्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा कि कितना मार्क्स उसको जो है पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहा है कि ए अपनी इनकम का इतना एक्सपेंड करता है, एक्सपेंस से कितना एक्सपेंस करता है, और इतना है। देखिए इनकम तीन कंडीशन होती है, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है सेविंग। ये तीन चीजें यहाँ पे होती हैं। कह रहे हैं एक आदमी है अमन, जो है 50% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। अगर मान लो उसकी इनकम 100 है, अगर उसने 50 उसमें से खर्च कर दिया, तो उसके पास सेविंग कितने की होगी, 50 की। फिर उसने कहा कि उसने अपनी इनकम को 20% बढ़ा लेता है, यानी 120 कर लेता है, और अपने खर्च को भी, एक्सपेंसेस को भी क्या करता है, वो 10% इंक्रीज कर देता है। 10% का मतलब है कि 5 और बढ़ा लिया, 55 हो गया। इनकम 120 है, खर्च 155 है, तो जरा बताइए अब सेविंग कितनी हो रही है उसकी। सर 120 रुपए में 55 तो खर्चा ही कर दिया है, तो 65 माइनस कर दीजिए 125 में से 55, तो अब सेविंग उसकी 65 हो रही है। तो पहले सेविंग 50 थी, अब सेविंग 65 है। सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट है ये बताइए जल्दी से। 50 से 65, 15 का इंक्रीमेंट है 50 पर, तो कितना परसेंट है, जल्दी निकल नहीं जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। तो 30% आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है कि ए जो है 2 घंटे में, ए जो है कि 2 घंटे में किसी टाइम को फिल करता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 2 hours 20 minutes। लेकिन लीक होने की वजह से, पाइप लीक होने की वजह से, यानी जब लीक है और पाइप पानी भर रहा, पानी निकल भी रहा है,
जिसकी वजह से 2 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर्स। 20 मिनट 1/3 आवर्स, तो 2 घंटा और 1/3 आवर्स करेंगे तो 1/3 आवर्स आ जाएगा, यानी 7/3 आवर्स ना। 2 घंटे 20 का मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर प्लस 1/3 करेंगे तो 7/3 आवर्स। ये 2 घंटे 20 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 7/3 आवर्स आएगा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालता हूँ 2 और 7/3 का तो 14 आएगा। 14 के हिसाब से जो पानी भरने की जो उसकी इफिशियंसी है वो 7 यूनिट पर आवर है। और मैं जो ए प्लस लीकेज की इफिशियंसी निकालता हूँ 3, ये आ जाएगी 6 यूनिट पर आवर। डिवाइड कर लीजिएगा 14/7/3 से, तो 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा तो 6 और 6 यूनिट पर आवर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ ए की इफिशियंसी 7, ए प्लस एल की इफिशियंसी एच है 6 है, तो जो लीकेज है उसकी इफिशियंसी कितनी है 6 - 7, यानी -1 यूनिट पर आवर, यानी 1 यूनिट पानी पर घंटे निकल रहा है। अगर 14 पूरी टैंक भरी हुई हो और 14 लीटर की अगर आपके पास टैंक है, तो ये लीकेज उसको लीक जो नीचे पानी हो रहा है उसकी वजह से कितना टाइम में खाली हो जाएगा उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया जाए, 14/1 करेंगे तो 14 आवर्स में पूरा पानी आपका खाली हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है एक महिला है, कह रहा है कि वॉकिंग जो है 3/4 ऑफ हर यूजुअल स्पीड। तो जब वॉक करती है तो कहती है कि 30 मिनट बाद में पहुंचती है अपने यूजुअल टाइम से। देखिए उसकी जो स्पीड है, उसने अपनी स्पीड को क्या कर रखा है 3/4 यूजुअल टाइम, यानी पहले उसकी स्पीड अगर 4 थी तो उसने अब 4 से क्या कर दिया 3। जब स्पीड कम होगी तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप जानते हैं स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। यानी अगर पहले 3 यूनिट टाइम लगता था अब 4 यूनिट टाइम लगेगा। तो टाइम में डिफरेंस दे रखा 30 मिनट का, यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 मिनट है। तो आपसे कौन सा टाइम पूछा यूजुअल टाइम पूछा है, तो 3 यूनिट की यानी पूछा है। तो एक की वैल्यू 30 है तो 3 की निकालेंगे तो 90 मिनट, यानी पहले उसको 90 मिनट लगता था अब 30 मिनट ज्यादा लगेगा। अगर आप यूजुअल टाइम ना पूछा होता, आपसे प्रेजेंट का टाइम पूछा होता स्पीड डिक्रीज करने के बाद, तो आप 4 मिनट के लिए निकालते तब 120 मिनट आपका आंसर होता। तो आंसर हो जाएगा 90 मिनट्स। तो आसान था, स्पीड और टाइम में रिलेशन आप जानते ही हैं, वहां से आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर में 10 में कह रहा है कि जो कार की स्पीड है वो बस की 1/3 है। कार इज 1/3 ऑफ द बस स्पीड, और बस जो है 1125 की डिस्टेंस 15 घंटे में कवर करता है। तो जरा बताइए बस की स्पीड कितनी है। सबसे पहले ये निकाल निकाल लीजिए। बस की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग की बस की स्पीड 15 है, यहाँ टाइम से डिवाइड करिए, 15 से डिवाइड कर लीजिए कितना देखिए आ जाएगी 5 7 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी बस की स्पीड। तो कार की जो स्पीड है वो बस की 1/3 है। इसको 1/3 निकालिए 75 का, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी बस की कार की 25 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे में 30 मिनट माने 1/2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो 12.5 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, कह रहा है 50 की स्पीड से जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहा इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग 5 किलोमीटर पर अपोजिट डायरेक्शन। देखिए सबसे पहली बार रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आसानी से लग जाएगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए ट्रेन है वो 50 की स्पीड से मान ले ऐसे जा रही है, एंड व्हाट विल बी टाइम मैन गोइंग अपोजिट। और एक आदमी देखिए एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, वो इसके जस्ट इसी की तरफ आ रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है, मैन उसके अपोजिट आ रहा है 5 की स्पीड से। तो जब कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो अपने लेंथ डिस्टेंस जो कवर करती है अपने लेंथ के बराबर करती है। तो रिलेटिव जरा बताइए, अगर मैं कहूँ ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या हो मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो आप बताएंगे सर 50। और दोनों स्पीड आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती हैं, तो रिलेटिव स्पीड अगर यहाँ पे देखें 55 है। आपको डिस्टेंस दे रखा है तो टाइम निकल नहीं जाएगा।
तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस 200 मीटर है, स्पीड हो जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। और जब इसको मीटर परसेंट बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 आपका नीचे रहेगा। जल्दी से इसको कैंसिल करिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पे अगर कैंसिल करते हैं हम लोग, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे ये 40 हो जाएगा, और फिर मैं 5 से अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो 11 हो जाएगा। 5 11 जा, अब 5 8 जा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ऊपर? 18 8 जा आपका आ जाएगा, 18 8 जा 144, और नीचे आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11। तो आंसर आपका आ जाएगा 144/11 सेकेंड्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज 144 है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 144/11 आया है ना, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कह रहा है कि पी कैन डू अ पीस ऑफ देन बी जो 15 दिन में करता है, दोनों लोग 5 5 दिन, दे वर्क फॉर 5 डेज। और बाकी काम जो है फिनिश जो किया है 2 दिन के अंदर, कौन किया है? आर ने किया है। कह रहा है कि टोटल पैसा जो मिल रहा है 1500 रुपये मिल रहा है होल वर्क के लिए। जरा बताइए उनका डेली वेजेस क्या है। डेली वेजेस पूछा है बी और आर का। सबसे पहली बात देखिए, बी और आर की अगर बात, पी बी आर 3 लोग हैं। तो अगर पी की बात किया जाए, दे वर्क फॉर 5 डेज लिखा हुआ है ना, और बाकी काम जो कर रहा है उतना। तो सबसे पहले ये निकल के आ जाए कि आर ने कितना काम किया है। देखिए पैसा आपको तभी पता चल पाएगा जब आपको ये मालूम चले कि लोग कितना, आपने काम कितना किया। जब आपका वर्क पता चलेगा तभी आपको पैसा निकल पाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं पी की बात करता हूँ, तो पी ने किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को कह रहा है कि 15 डेज में करता है, तो अगर मैं टोटल वर्क यहाँ से 15 10 का निकालता हूँ तो 30 यूनिट आता है। 30 यूनिट के हिसाब से पी की इफिशियंसी 3 आती है, और बी की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। यानी पी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब अगर ये लोग 5 दिन तक काम कर, दे वर्क फॉर 5 डे, अगर ये 5 दिन तक काम करते हैं तो आप जानते हैं 3 2 5, एक दिन में पी और बी मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। अगर ये लोग 5 डेज तक काम करते हैं तो टोटल वर्क जो ये लोग कर लेंगे वो 25 यूनिट करेंगे। टोटल वर्क 25 हो जाएगा। सिर्फ 5 यूनिट काम जो बचा है, जो अगर पी बी ने इतना कर लिया, उसके बाद आर आ गया, 5 दिन बाद ये लोग चले गए, फिर आर बाकी काम को खत्म करता है। आर के जो काम कर रहा है वो कितना यूनिट काम कर रहा है? 25 तो ये लोग कर लिए, तो आर जो वर्क कर रहा है वो 20 सिर्फ 5 यूनिट काम कर रहा है, और कह रहा है 2 दिन में कर रहा है। अगर आर 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो का आर का एक दिन का काम कितना होगा? आपने सर 2.5 यूनिट, आधा करेगा। तो आर एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर रहा है। ये चीज समझ में आए? अब आप जाने कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, डेली वजन निकालना। बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं कि भाई 1 यूनिट काम करने के लिए पैसा कितना मिलता है। तो आप जाने कि 1500 रुपये मिलता है 30 यूनिट काम करने के लिए। तो 1 यूनिट काम करने के लिए जो अमाउंट आपको दिया जाएगा, 30 यूनिट काम करने के लिए 1500 मिलते हैं, तो 1 यूनिट काम करने के लिए आपको 50 रुपये मिलेंगे। जब 1 यूनिट काम करने के लिए 50 रुपये मिल रहे हैं, तो आप किसी का डेली वेजेस निकाल लीजिए। अगर मैं पूछूं बी को कितना मिलेगा एक दिन का, डेली वेजेस क्या होगा? बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, एक दिन यूनिट का पैसा 50 रुपये। तो बी का जो अमाउंट आ जाएगा डेली वेजेस का जो पैसा आएगा, वो 50 × 2 100 रुपीज आएगा। अगर मैं आर की बात करता हूँ, आर एक दिन में 2.5 यूनिट करता है, तो 50 के हिसाब से इसका पैसा कितना बनेगा? निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 रुपीज मिलेगा इसको एक दिन में। तो दोनों को मिला करके एक दिन में मिलेगा 225 रुपये। यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछा होता कि पी का डेली वेजेस क्या है, तो मैं निकाल लेता कि 150 रुपये। अगर हमसे ये पूछा होता कि पी और बी को कुल मिला के कितना पैसा मिला, तो पी और बी मिला के 25 यूनिट काम करते हैं, तो 25 × 50 कर लेते हैं हम लोग आसानी से, 1250 रुपये मिल जाता। मैं अगर मुझसे पूछा होता आर का कुल पैसा कितना कितना पैसा मिला, तो आर 5 यूनिट काम किया है, 1 यूनिट का 50 रुपये, तो 5 यूनिट का 250 रुपये मिलता। टोटल वर्क पूछा होता अमाउंट कितना मिला, तो मैं 250 देता। लेकिन एक दिन का पूछा डेली वजह से, इसलिए जो है उसका हाफ हो जाएगा। तो आपको मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये अमाउंट वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि पी एन की वर्किंग सेपरेटली 9 बाद में करते हैं, और दे आर द ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं।
तो देखिए आसानी काम कह रहा है, पी किसी काम को कह रहा है कि 9 डेज में करता है, कि उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर मैं टोटल काम यहाँ से देखूँ कितना, 9 और 12 पे एलसीएम जरा बताइए कितना आ रहा है। 36 है ना, 3 3 9, 36 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ से अगर पी की इफिशियंसी निकालता हूँ 4 आती है, क्यू की इफिशियंसी निकालता हूँ 7 आती है। तो पी और क्यू मिल करके, अगर मैं पी पहले स्टार्ट करता है, तो पी और क्यू पहले दिन पी करेगा, दूसरे दिन क्यू करेगा। तो 2 दिन के अंदर पी और क्यू मिल करके, आप जान रहे हैं कि 2 दिन के अंदर पी और क्यू मिल करके जो काम करते हैं 4 + 7, 7 यूनिट वर्क करते हैं। तो 2 डेज का वर्क 7 यूनिट है। तो आपको टोटल वर्क कराना है 36। तो सबसे पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई कर, 35 6 के करीब पहुंचिए। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 35 यूनिट वर्क हो जाएगा। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 से ज्यादा। आप ये देखिए, आप जानते, अब आप बहुत से लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। जब आप देख रहे हैं कि 35 यूनिट काम हो चुका है, 10 दिन लग चुका है, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट काम और बचा मेरे पास। 1 यूनिट काम करवाना किससे कराना है, पी से कराना है। जबकि पी 1 दिन में करता है कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, इसकी इफिशियंसी 4 यूनिट करने की 1 दिन में है, लेकिन एक ही यूनिट कराना है, तो कितना टाइम लेगा। वर्क अपॉन इफिशियंसी, 1 यूनिट कराना है। और अब चूंकि अब इसकी इफिशियंसी 4 है, डिवाइड कर दीजिए 1/4, 10 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 यूनिट काम कराना ना, लेकिन हमको पी करता है 1 दिन में 4 यूनिट। तो उसको 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1/4। भाई आपकी इफिशियंसी मालूम है आपको, काम मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 10 यूनिट काम करना है, वो आपकी इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे है, तो कितना टाइम लगेगा। आप क्या करो सर, टोटल वर्क 10 है, मेरी इफिशियंसी 5 है, 10/5 मुझे 2 दिन लगेगा। हमको 1 यूनिट काम कराना है, इफिशियंसी 4 है, तो कितना टाइम लगेगा, ए 1/4। तो 10 + 1/4 करेंगे, 10 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है ए और बी किसी काम को, देखिए ए और बी कह रहा है किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और उसे बी और सी कैन डू इन से, अब बी जो है और सी उसी काम को कह रहा है 15 डेज में करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ टोटल वर्क कितना आ जा रहा है, टोटल 15 10 एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा। यहाँ से इनकी इफिशियंसी 3 आ जा रही है, और इनकी इफिशियंसी 2 आ जा रही है। एक चीज और कहा है, ये कहा है कि जो ए और सी में रिलेशन, देखिए ए बी बी सी, सी ए के बारे में नहीं दिया, लेकिन सी ए के बारे में एक चीज कह दी कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज सी। ए की इफिशियंसी सी की 2 गुनी है। ए और सी की इफिशियंसी में जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ए और प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ से निकालूं, कितनी आ गई, 2 + 1 3 यूनिट। तो मुझे ए बी बी सी प्लस सी ए सी तीनों की इफिशियंसी पता होगी, मैं तीनों का ऐड करूंगा, देखिए 2 2 बार आएगा सभी। तो 2a + b + c यहाँ पे आएगा। और मिलाकर अगर इफिशियंसी आएगी 3 2 5 3 8 आएगी। यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगी। a + b + c की इफिशियंसी 4 आ गई है, हमको बी से काम करवाना है। और a + c की इफिशियंसी है कितनी, 3। तो यानी इसमें से a + c वाली माइनस कर दीजिए। तो अगर बी की इफिशियंसी निकालनी है और a + b + c की 4 है, तो 4 में से ए और सी की इफिशियंसी माइनस कर दीजिए जो कि 3 है। तो यहाँ से बी की इफिशियंसी मेरी आ जाएगी 1। 30 यूनिट अगर मुझको काम करवाना है, बी से करवाना है जिसकी इफिशियंसी 1 है, तो टाइम क्या लगेगा, 30/1, यानी 30 डेज। तो सारा चीज ओरल है, बस लिख के मैं बहुत आपको समझा रहा हूँ कि चीजें कैसे कैसे यहाँ पे हो रही हैं। तो 30 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई 15। एवरेज का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब एवरेज को किसी नंबर से अगर एवरेज मान लो कुछ नंबर का एवरेज दे दिया है, अगर हर नंबर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये दिमाग में बात रखिएगा। तो अगर अगर 10 नंबर का एवरेज 8 है, हर नंबर को 15 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एवरेज भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आपका, यानी एवरेज भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 120 मेरा आंसर हो जाएगा। यहीं पे हो सकता था कि हर नंबर को अगर मुझसे पूछा होता कि हर नंबर को जो है 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाता है, आपकी एवरेज जो हो जाता है वो 4 हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा।
कह रहा है कि 10 नंबर, देखिए 10 मैन का कह रहा है कि एवरेज जो है 1.5 इंक्रीज तब कर जाता है जब 70 kg के जगह पर कोई एक नया आदमी आ जाता है। देखिए 70 kg को आप हटा रहे हैं, कोई नया पर्सन ला रहे हैं, तो एवरेज इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो आदमी आ रहा है वो 70 से ज्यादा वैल्यू रखता है। एवरेज के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यानी जो मैन एंट्री कर रहा है उसकी वैल्यू, उसका वेट जो है 70 से ज्यादा है। देखिए 10 लोग थे, एक लोग और आ गए तो 11 लोग हो गए। और एक का, उस एक का कितना इंक्रीज कितना हो रहा है, 11.5। तो 11 इंटू, एक लोग और आ जाएंगे तो 11 टू बढ़ा लीजिए। नहीं सॉरी, 10 लोग थे, देखिए एक लोग जा रहे हैं एक लोग आ रहे हैं, तो 11 नहीं हो पा रहे हैं। 10 थे, एक चला गया एक फिर आया, तो यानी 10 ही लोग हैं। तो 10 लोग हैं और 1.5 इंक्रीज कर रहा है अगर एक का, तो टोटल कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा 15 का। तो 70 प्लस 10 इंटू 1.5 का मतलब 15। 70 में 15 ऐड करेंगे तो 85 मेरा आंसर हो जाएगा। 11 नहीं होगा क्योंकि एक गया एक आ, 10 ही लोग थे ना, एक गया एक आ गया, 10, तो नंबर ऑफ पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो 85 kg मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है 4 नंबर, सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए क्लास 8 के क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं है। तो यही यही सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक में पूरा अच्छे से कराया है। कह रहा है ABCD चार, कह रहा है आर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और उनका एवरेज 61 है। तो देखिए सबसे पहली बार अगर देखा जाए 4 नंबर यहाँ है, 1 2 3 और ये 4। तो अब देखिए एवरेज कहाँ लाई कर रहा होगा, दो यहाँ पे एवरेज कहीं देखिए बीच में लाई कर रहा है। कितना एवरेज दे रखा है, 61। तो ये 61 से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो 60 होगा। इसके जस्ट बाद वाला नंबर जो होगा, ये देखिए एक ऐड कर लीजिए, 62 होगा। क्या पूछा है आपसे, कह रहा है आप देखिए इवन नंबर है, तो 60 से जस्ट पहले दो कम कर लीजिए, 58। और 60 में 2 ऐड कर लीजिए, 64। ये आपके चारों नंबर देखिए आसानी से आपके निकल गए। तो कह रहा है ए और डी का प्रोडक्ट बताइए। देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए और डी का प्रोडक्ट का मतलब है कि 58 इंटू 64 निकालना है। अब बैठ के मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, डीएस लगा दीजिए। इसका डीएस कितना हो रहा है, 8 5 13 यानी 4। इसका एक, जिसका डीएस 4 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 3 9, इसका डीएस नहीं है। इसका देखिए 5 2 7 है ना, 5 5 3 8 1 9, इसका डीएस 2 है। इसमें 7 2 9, इसका डीएस देखिए 3 1 4 है। और इसका डीएस देखिए 8 2 10, 8 1 9, इसका डीएस 5 है। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट डीएस लगा दूंगा। सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ जाएगा, 3712। इसका डीएस लगा देंगे 4, तो मेरा आसानी से आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। तो आई होप को सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। आज समझ में आया, देख लीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क गेन इतना। मैंने बहुत बार क्लास में आपको बताया है कि जब कोई मिल्क वाला प्रॉफिट कमा रहा है ना, और कह रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें पानी डाल रहा है। और जितने, और कितना पानी ऐड कर रहा है, जितने जिस रेशियो में पानी, जिस रेशियो में उसको गेन हो रहा है, जितना परसेंट उसको गेन हो रहा है, उसी उतना ही परसेंट उसमें उसने वाटर मिलाया है। तो अगर मैं कह रहा है कि प्रॉफिट 16/2/3% हो जा रहा है, यानी प्रॉफिट का जो अगर मैं रेशियो पूछूं, या अगर इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलेंगे, तो आप कह लें प्रॉफिट हो जा रहा है 1/6 का। तो अगर प्रॉफिट 1/6 का है, तो इसके अंदर जो वाटर ऐड होगा वो भी 1/6 होगा। 1/6 का मतलब कि 6 लीटर मिल्क के अंदर आपने 1 लीटर पानी मिलाया है। तो वाटर भी आप 1:6 के रेशियो में यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट 1:6 का है। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर 1/6 है, तो वाटर भी ऐड करेंगे 1/6, यानी 1:6 के रेशियो में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। मैंने बताया कि जितना परसेंट प्रॉफिट होगा उतना ही परसेंट आपने वाटर मिलाया है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कह रहा 4 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस। जब 4 अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड, ऑलमोस्ट 3 हेड। देखिए ऑलमोस्ट 3 हेड मतलब कि 4 हेड तो नहीं आ सकते ना। जब ये 4 कॉइन को आप बायस करते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बनता है वो 2 दी पावर n बनता है। तो यहाँ पे 2 दी पावर 4 बन जाएगा कितना, 16। ये टोटल आउटकम्स आपका 16 है। इसमें से कह रहा कि चार, ऑलमोस्ट 3 हेड आना चाहिए, यानी 4 हेड नहीं आना चाहिए।
तो ये 16 कंडीशन में से एक ऐसी कंडीशन है जिसको नहीं आना चाहिए, वो कंडीशन है 4 हेड वाली। कितनी वाली? 4 हेड वाली, ये नहीं आनी चाहिए। यानी जो मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा, 16 में से एक कम कर दीजिए, 15 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 16 है, तो 15/16 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है कि डिटेल्स, एक डिटेल आपका कह रहा वर्ड है 1, इसमें देख लीजिए टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 3 3 6, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं 6। तो कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि वॉवेल्स जो हैं वो इवन पोजीशन, कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर वी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली द ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन पे वॉवेल्स आना चाहिए, यानी वॉवेल्स या तो पहले पोजीशन पे आएगा या तो तीसरे पे आ जाएगा, है ना, 1 3, ये 4 5, या तो 5 पे आएगा। ये 3 पोजीशन पे जो है वॉवेल्स आ सकते हैं। वॉवेल हैं क्या? ई ए आई, क्या है? ए ई और आई। तो इन तीनों 5 पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे और इस तीनों पोजीशन पे जो मैं दिखा रहा हूँ, इस पे वॉवेल्स आपके आएंगे, या तो यहाँ आएगा और यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। तो 3 वॉवेल्स हैं, 3 पोजीशन है, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकता है। बाकी जो 3 लेटर आपके पास DTL बचे हुए हैं, उनके लिए भी 3 पोजीशन, देखिए ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। इनको भी आपको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 × 6 कर लेंगे, 36 जो है हमारा टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा। तो हाउ मेनी वेज जो आप पूछा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारा आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कह रहा अगर एंगल 55 है तो क्या कंडीशन, आप जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल बना हो तो जो एंगल, देखिए अगर 55 है या 90 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा? 50/90 निकाल देंगे, मैं कर लीजिए 55 45, अरे ना 145 हो या 35 डिग्री, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। तो 35 डिग्री, देखिए जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। तो 50 के सामने वाली साइड AB है, ये ग्रेटर देन होगी और 35 सामने BC से। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है, उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये जो ऑप्शन AC लेस देन वाला है, C ऑप्शन, ये गलत है और ये गलत, क्योंकि AC कभी भी किसी भी साइड से छोटा नहीं होते। तो AC बात, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। तो 50 यहाँ तो पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में चेक करना था, वो एंगल से चेक कर लेंगे। तो जो एंगल ग्रेटर होगा उसकी साइड बड़ी होगी, यानी AB ग्रेटर देन BC, यानी BC लेस देन AB। ऑप्शन A इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में, कह रहा है कि द हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन, हाइट का रेशियो दे रखा है H1 × H2। ये सारे के सारे आप पहले से पढ़े होंगे। और उनके जो बेस हैं, बेस का रेशियो दे रखा है, यानी रेडियस का रेशियो दे रखा है कितना? 3:4 दे रखा है। तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा है कि वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? πr²। तो पाई तो कॉमन हो जाता, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो के अंदर। तो सिर्फ R²H निकालना है। तो 3 का स्क्वायर करिए 9 × 1, 9 × 1 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 × 2 कर लेंगे 32, 932 मेरा आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन इज राइट आंसर। वॉल्यूम क्या होता है? πr²H। पाई रेशियो में देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो R²H पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस का स्क्वायर H मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर की बात करें जाए तो 4πr² होता है। बस में जब रेशियो निकालेंगे, तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर में जब हम एरिया का रेशियो निकालते हैं, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आता है। तो अगर यहाँ पे 2 स्फीयर का अगर सरफेस एरिया का रेशियो 4:25 है, इसका मतलब हुआ कि ये इनके रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है। क्या है? इनके रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है, यानी R1² 4 है, R2² 25 है। तो अगर मैं R1 और R2 का रेशियो निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा? इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। R1 का स्क्वायर अगर 4 है तो R1 की वैल्यू क्या है? R1 इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी रेडियस का रेशियो जो होगा वो 2:5 होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3πr3। तो रेशियो में देखिए पूरा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई तो कॉमन ही है।
तो वॉल्यूम जो होता है रेशियो जब निकालते हैं स्फीयर में, वो रेडियस के क्यूब के फॉर्म में आता है। यानी 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा। यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर बी की वैल्यू 4 है। तो जरा बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं अगर ये क्वेश्चन के अलजेब्रा को देख रहा हूँ, तो ये जो सेटिस्फाई कर रही है, अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करूँ, ये तब सेटिस्फाई हो रही है जब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 हो। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 पे आप देखेंगे कि ए भी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा। बात समझ नहीं। तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, आप देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, निकाल लीजिए। देखिए 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी, 1 बस 1 आएगी, 1 1 2 आएगी, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा 2। क्या आ जाएगी 2। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है तभी जो है कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 25 देखिएगा, यहाँ पे सी क्यूब बना लीजिएगा। तो 25 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की वैल्यू 36 है। अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करता हूँ, आपको अलजेब्रा नहीं लगानी। अगर मैं ए इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ, बी इक्वल्स टू 2 लिख लीजिए, सी इक्वल्स टू 3 ले लीजिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही चेक कर लीजिए। देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 9 प्लस 4 प्लस 1 14 सेटिस्फाई हो रहा है। क्यूब वाला भी चेक कर सकते हैं। देखिए एक का क्यूब करेंगे 1 आएगा, बी आ जाएगा 8, और ने 27 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे 36। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस वाले वैल्यू पे। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट एबीसी को जो लिया है मैंने सही लिया है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों तीनों का। तो 1 इंटू ए बी सी निकालना है ना, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से पहली बात देखिए, अगर आप दोनों का सबसे पहले क्या निकालना है, स्क्वायर रूट दोनों का रूट निकालिए और फिर बताइए कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो ये देखिए 2x स्क्वायर, ये प्लस 3x है, ये -35 है। अगर इनका आप रूट निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकलता है मैंने आपको अच्छे से समझाया क्लास के अंदर। कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं -70। जब प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब एक वैल्यू जो आप लेंगे, जो ब्रेक डाउन करेंगे दो टर्म में, एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस लाना है तो बड़ी वैल्यू प्लस में लेंगे, छोटी वैल्यू माइनस में लेंगे। 70 के दो ऐसे पार्ट जिसको सम करने पे 3 आए, वो 10 और 7 है। क्या है, 10 और 7 है। इसमें से एक नेगेटिव लेना है तो मैं ए को नहीं लूंगा, माइनस 7 लूंगा, क्योंकि प्लस लाना है। तो एक 10 होगा, एक -7 होगा। देखिए डायरेक्ट निकल के चला आया कि 10 और -7 होगा। अब देखिए अभी आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, रूट कैसे निकलता है मैंने आपको बताया है कि आपको इनके साइन को चेंज करिए। 10 -7 पहले दो में ब्रेक कर लिया आपने, आप 10 का साइन -10 कर लीजिए, और इनका कोफिशिएंट 2 है, इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, ये पहला रूट निकल के चला आएगा। इसका साइन -7, इसको +7 करिए, इसको भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 2 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे -5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो -5 और 3.5 आपके दोनों रूट निकल आए। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा दिमाग के अंदर। इसी तरीके से अगर आप 4y² यहाँ पे निकालते हैं, 4y² प्लस 10y और -104 इक्वल्स टू 0 का अगर सॉल्व करते हैं, अगर मैं दो इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये y प्लस 5y -52 इक्वल्स टू 0। आप सिर्फ से फोकस करिए इस वाले पे। तो y देखिए कितना आ रहा है, 2y। तो 2y प्लस 5y, 2y प्लस 5y -52। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, देखिए 52 को 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ये 104 आ रहा है, और नेगेटिव में आ रहा है। यानी दो फैक्टर जब निकालेंगे तो एक प्लस में लेना पड़ेगा, एक माइनस में लेना पड़ेगा। तो चूंकि बीच में प्लस है और 5 लाना है आपको, तो प्रोडक्ट 104 और डिफरेंस प्लस करने पे 5 आए, तो सिर्फ 13 और 8 से पॉसिबल कंडीशन है ये। और इसमें से चूंकि एक को माइनस लेना है, और यहाँ देखिए बड़ा प्लस लाना, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस ले लेंगे, 8 को माइनस ले लेंगे। ये चीज आप जान गए। अब रूट कैसे निकालेंगे, आपने क्या कहा था कि सर हम इसके साइन को बदलेंगे, 13 के साइन को चेंज करिए -13,
और देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लीजिए, -8 को +8 करिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे इनके रूट्स निकल के आ जाएंगे -6.5 और 4 +4, ये देखिए यहाँ पे +3 पॉइंट। अब देखिए आप, ये x के रूट्स हैं, ये y के हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपका सीमैट में भी पूछता है, इस तरह क्वेश्चन सीमैट में भी एक बार पूछा है, तो आसानी से निकाल लीजिए। आप क्या देख रहे हैं, देखिए तो क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन y, देखिए x y से तो बड़ा है ही नहीं है, नेगेटिव में x ग्रेटर देन y आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, आप देख रहे हैं कि -5 ठीक है, -5 -6.5 से बड़ा है, लेकिन 3.5 देखिए फिर छोटा हो जा रहा है 4 से, तो कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन कर रही है, x ग्रेटर देन y, आप डायरेक्ट ये चीज नहीं लिख सकते। और बराबर तो दोनों में से कोई भी वैल्यू x और y की बराबर नहीं है, तो b और c तो ऐसे ही कट चले गए, a ग्रेटर देन है ही नहीं है। d में आते हैं, कह रही x और एंड y और रिलेशनशिप बिटवीन x y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, हम x और y जो है बराबर करके की जो उनके भी जो रिलेशन है यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे ग्रेटर देन इक्वल वाली, तो डी ऑप्शन जो हमारे जो है बीच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात किया जाए, कह रहा है स्क्वायर इंस्क्राइब अ सर्कल, इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि सर स्क्वायर जो है उस सर्कल के क्या है, इंस्क्राइब मतलब होता है कि स्क्वायर जो है उस सर्कल के अंदर है, उसे बोलते हैं इंस्क्राइब सर्कल। स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर है, जब स्क्वायर सर्कल के अंदर होता है उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में क्या होता है, कोई मान ले स्क्वायर है, वो सर्कल के मान लेते हैं अंदर है, अगर सर्कल के अंदर है तो उस कंडीशन में जो डायमीटर होता है स्क्वायर का, जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल होता है। अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर की अगर साइड पूछूं एक्स है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा x√2, और ये x√2 डायगोनल ये स्क्वायर इस क्या नाम है, सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, सर्कल का डायमीटर 2 ये दे रखा है, यानी x√2 की वैल्यू 2 है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2a/√2 होगी, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2a√2, है ना, 2a√2/2, 2 से कैंसिल, a√2 आ जाएगी, वही आ गई a√2, कितनी आ गई, यानी a√2 साइड हो जाएगी आपकी क्या, इसकी एक साइड भी हो जाएगी a√2। तो अगर a√2 साइड है तो जरा बताइए, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, तो क्या साइड का स्क्वायर कर लेंगे, a√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a² आ जाएगी। ये पहली कंडीशन में। अगर कुछ दूसरी कंडीशन कह रहा है कि वो जो स्क्वायर वो सर्कमस्क्राइब सर्कल है, इसका मतलब ये हुआ अब की बार जो स्क्वायर है वो सर्कल के बाहर को टच करते हुए जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और जब सर्कमस्क्राइब स्क्वायर होता है तो उस कंडीशन में जो डायमीटर होता है सर्कल का वो इक्वल होता है स्क्वायर के साइड के, देख लीजिए ये पूरा स्क्वायर की साइड है, ये इसका डायमीटर है। तो इस कंडीशन में अगर आप एरिया निकालेंगे स्क्वायर का तो साइड का स्क्वायर करेंगे, और साइड है 2a, यहाँ पे एरिया जो बनेगा स्क्वायर का 2a का होल स्क्वायर यानी 4a²। तो 4a² और 2a² दोनों में डिफरेंस पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 2a²। और बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं तो मैं समझा के पूरा डिटेल बताया कि कैसे कैसे बनता है, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को 10 से 5 सेकंड में आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है कि PQRS दो डायमीटर है सर्कल के, मान ले कोई सर्कल आपका इस तरीके से, इसके दो डायमीटर है, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर आपका ये है, दो डायमीटर है, और कह रहा है एक PQ है, एक आपका RS है, ये दो डायमीटर आपके हो गए। कह रहा है कि ऑप्शन रेडियस R है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PRS को मिला लीजिए। ये देखिए सर्कल का डायमीटर है ना, ये देखिए ये यहाँ ये सेंटर है, तो ये PO देखिए R हो जाएगी रेडियस, और मैं RS की बात करूँ ये डायमीटर है जो कि 2R है। तो अगर सर्कल का रेशियो पूछा जाए तो सर्कल का एरिया बताइए क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई, और ट्राइंगल PRS के एरिया में रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R² रेशियो।
अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर की बात करूं तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये देखिए सर्कल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, पूरा बेस है डायमीटर। डायमीटर का मतलब 2r बेस हो गया। हाइट क्या है, ट्रायंगल की जो हाइट है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है, यानी आर हो जाएगी। रेशियो निकालूंगा, देखिए आर आर स्क्वायर यहाँ बनेगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो π/1, कुछ नहीं मिलेगा, π/1 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कह रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। ये क्लास में हम लोग कितनी बार इससे तो मैं इस पर 10 क्वेश्चन कराया हूँ, और ये तो सबसे सबसे लोअर लेवल का क्वेश्चन ये कराया था। आपको कुछ डिफरेंस देखिए हर जगह सेम है, ऊपर भी डिफरेंस देखिए, देखिए 5 4 का डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम हो तो डायरेक्ट एक चीज आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी 1/4 में से लास्ट टर्म यानी 1/11 माइनस कर देंगे। तो 11 - 4 कर देंगे 7/11 इंटू 4 करेंगे 44। 7/44 मेरा आंसर आ जाएगा। 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म निकाल लेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 7/44। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। मैंने बताया था कि जब x+1/x की वैल्यू आपको दे रखी हो और x-1/x की वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, x-1/x निकालने के लिए रूट लगाते हैं। x+1/x की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करिए होल, और उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, यही डायरेक्ट बताया है। तो तुरंत करिए, बताइए आंसर कितना हो रहा है। 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 4 का स्क्वायर 16, में से 4 निकाल लीजिए तो आ जाएगा 289 माइनस 64/16 यानी 225। दिमाग में करेंगे तब लिखना नहीं इतना कुछ जितना मैं समझा रहा हूँ। ये 15 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर जो होता है 20 25 का 15 और 16 का 4, तो 15/4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मैथ्स को निकालने के लिए प्लस का स्क्वायर करिए रूट के अंदर, 4 माइनस कर दीजिए। तो 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15/4। इसी तरीके से देखिए पॉइंट्स वाले क्वेश्चन कितना हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको कुछ नहीं, कौन 1 रुपीज है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। इनके क्वाइंस के रेशियो दे रखे हैं 5:6:8, और टोटल अमाउंट दे रखा है आपको 250 रुपए। ये बताइए, अगर एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं तो कुल कितना अमाउंट बनेगा, 5 रुपए बनेगा। एक एक रुपए के 5 सिक्के कुल कितना बनेगा, 5 रुपए बनेगा, या 500 पैसे कह सकते हो, कितने 500 पैसे बनेंगे। 6 सिक्के अगर आपके पास कॉइन्स हैं 50 पैसे के तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे अगर 8 कॉइन्स हैं तो आपके 200 बन जाएंगे टोटल पैसे। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो हमारे पास 500 300 दो 1000 पैसे आएंगे। और 1000 की वैल्यू दे रखी है 250 रुपए। 250 रुपए का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ कि 1000 की वैल्यू तो इतनी, अगर मैं यहाँ से 0 0 कैंसिल कर लेता हूँ, और यहाँ से 5, यहाँ से कैंसिल, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू मेरी आ जा रही है सीधे सीधे 25 आ रही है। तो आपको निकालना 50 पैसे के क्वाइंस। तो 50 पैसे के क्वाइंस 6 यूनिट हैं, एक की 25 है, तो 6 की निकल आएगी, 25 × 6 करेंगे 150 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मुझसे पूछा था 25 पैसे के क्वाइंस बताइए तो 25 तो मैं क्या करता है, 25 8 जा 200, है ना, आसान से क्या था 200 आया था, ठीक है। अगर मुझसे पूछा होता कि 1 रुपए कितने कॉइन्स हैं, एक की 25, 25 की निकाल देता मैं, 125 मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए। तो कोई भी क्वेश्चन में निकाल सकता है। 32 का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज PQRS में तीन पी और क्यू, पी है, ये क्यू है, ये आर और एस है, ठीक है। इसमें डिवाइड किया गया है, 3 है, ये 4 का रेशियो है, ये 9 है, ये आपका 10 है। कह रहा है आपसे कि इफ द शेयर ऑफ आर रुपीज इतना मोर देन क्यू। आर और क्यू में डिफरेंस दे रखा है 25 80 का। आर कहाँ है, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे 9 4 यानी 5 यूनिट का। और 5 यूनिट का डिफरेंस दे रखा, 5 की वैल्यू दे रखी है कितना, आर क्यू में डिफरेंस 5 यूनिट का, 5 यूनिट के लिए 2580। 2580, यहाँ से अगर 1 यूनिट के लिए निकालेंगे 5 5 5 जा
आप पाएंगे 5 6 16, 516 आएगी। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ क्यू एंड एस। क्यू है 4, एस है कितना 10। क्यू और एस का पूछा है ना, तो 4 और 10 है, दोनों ऐड कर लीजिए। 14 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। एक की 516 है तो 14 की निकल नहीं जाएगी, 516 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 14 इज 84, 8 आएगा 22, 72, 7224 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए। कह रहा है कि एक बैग के अंदर 6 ब्लू बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, 3 येलो बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं, 4 बॉल नहीं मार्बल्स हैं। 4 मार्बल्स आपको जो है पिकअप करने रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम रेड। जब जैसे क्वेश्चन पूछा एट लीस्ट एक उसमें से कम एक रेड हो, तो हम मान लेते हैं इसमें कोई रेड ना हो। कोई रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मार्बल अगर कोई रेड ना हो तो रेड को आप कैंसिल कर देंगे। तो यानी 6 3 9 2 11, 11 बॉल आपके पास बचेगी। उसमें से कितनी सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी मार्बल बचेंगे, उसमें से कितना सेलेक्ट कर लीजिए, 4। 11 C4 अपॉन टोटल आपके पास 15 है C4। ये ऐसे मार्बल हैं जिनमें कोई भी रेड नहीं है। तो एटलीस्ट एक मार्बल रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, तो क्या करेंगे, कोई ना होने के मार्बल की प्रोबेबिलिटी रेड होने की 11C4/15C/4 है। तो कम से कम एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी वन में से इसी को क्या कर दें, माइनस कर दें। आपने पूरा अच्छे से प्रोबेबिलिटी 15 मार्क मैंने दिए हैं, सब भरा पड़ा इस तरह का क्वेश्चन से, सब मैंने दे दिया है। तो डायरेक्ट वन में से माइनस करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। देखिए मैं पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, आप इसको कर लीजिएगा। 1 - 11C4 के लिए कैसे निकालते हैं आप ये लिखेंगे ना, 11 लिखते, और 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, अपॉन 24 है ना। डिवाइड बाई करेंगे, 15C4 लिखेंगे तो 15 लिखेंगे, 14 13 12, डिवाइड बाय 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 बन रहा है। ठीक है, अब कैंसिल आउट देखिए सब पूरा आपको करना है, पूरा कैंसिल कर लीजिएगा आसानी। देखिए 5 3 जा हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 आ जाए ना, 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ से अब यहाँ 12 बच रहा है, तो निकाल लीजिएगा 12। देखिए 12 निकालने तो 4, और यहाँ पे 8 8 है, तो निकालिए 4 2 जा, और 4 3 जा हो जाएगा। 3 से यहाँ करेंगे 3 आ जाएगा। सब कैंसिल आउट कर लीजिएगा, है ना। सब कैंसिल आउट यहाँ से आसानी से कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है। जब अच्छे साफ से आपसे अलग से कर लीजिएगा, तो पूरा काउंट करेंगे तो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 22 आ जाएगा, नीचे 91 आएगा। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, 90 में 20 निकालेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 69/91 आ जाएगा आंसर। आप देख लीजिएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। इसको सॉल्व कर, 11C4/15C4 साइंस आउट के लिए बहुत आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कह रहा है कि आप मर्चेंट 500 किलोग्राम शुगर है, 8%, कुछ पार्ट जो है 8% प्रॉफिट सेल करता है, रेस्ट को 18%, टोटल इतना। एलिगेशन लगाइए, डायरेक्ट एलिगेशन क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 8% के प्रॉफिट में पहले कुछ पार्ट सेल करता है ना, और कुछ को 18% का प्रॉफिट पे शेयर करता है। होल जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो 14% का हुआ है। तो जरा बताइए, यहाँ से मैं क्वांटिटी का रेशियो निकालूं कितना आ जा रहा है, 4:, यहाँ पे 14 में से 8 या 6 आ जाएगा, यानी 2 और 3 का आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 2 3 का। 2 + 3 यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 500 kg, यानी 5 की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो आपसे 18% प्रॉफिट बेची वाली जो क्वांटिटी है वो 3 यूनिट है, उसी की वैल्यू पूछा है। एक की 100 तो 3 की कितनी आ जाएगी, 300। ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन आपका है, ओरल भी लग जाएगा। ये 300 kg आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। कह रहा है कि हाउ मेनी वेज द कमेटी 5 मेंबर्स, 20 कमेटी ऑफ 5 मेंबर बनाना है, जिसमें से 7 मेन है, 5 लेडीज हैं, उसमें से 3 मैन को लेना, 2 लेडीज को लेना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं 7 मैन में से अगर 3 मैन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 C 3 इंटू 5 की बनानी है, 5 की 3 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 की 3
कितने लेडीज टोटल हैं? 5 लेडीज हैं टोटल, उसमें से आपको 2 सेलेक्ट कर लीजिए 5C2। इसी को सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए 7 3 7 6 5 बाई 6 यानी 35 इधर आएगा। इसको मतलब निकाल लीजिए, 5C2 का मतलब हो जाएगा 5 3 5 20 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। मल्टीप्लाई कर लेना, 5C2 की वैल्यू आ जाएगी 10। आप देख लीजिएगा। ठीक है, 5 4 आ जाएगी, 3 कैंसिल 2 10, तो 350 मेरा आंसर आ जाएगा। ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने, आपने देखा यहाँ पे कि 35 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से देखिए आपका एक पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी थे, मिक्सचर एलिगेशन का देखिए क्वेश्चन आपका था। ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये रेशियो का क्वेश्चन था, शेयर करने वाला। ये देखिए पॉइंट्स के क्वेश्चन हैं। ये देखिए अलजेब्रा का बस एक लाइन में क्वेश्चन पूछा था। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीरीज का क्वेश्चन था, कुछ एरिया का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए, एक दो क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे, उसके अलावा सारा क्वेश्चन जो आपका इजी ही था। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा, देखिए इससे कुछ थोड़ा लेवल हो सकता है। आप पहले शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे 2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, इससे थोड़ा से मॉडरेट था। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट आपके पास इस तरह से देखिए सारे पेपर के क्वेश्चंस मिल गए हैं। 2022 के 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस, 2023 के 2 शिफ्ट के क्वेश्चन, 22 वाले मैंने पूरा आपको 3 घंटे में पूरा करा दिया है। उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, लास्ट टाइम वही देख लीजिए, बाकी कुछ मत करिए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। और क्विक रिवीजन करने के लिए देखिए, अगर आपको पूरा एक बार फिर से क्वांट दिमाग में रख लेना है, तो एक बार इस वाले पूरे कोर्स क्वेश्चन जो पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा 35 क्वेश्चन कराया है। बेस्ट सोल्यूशन आपको दिया गया, कम से कम कितना लिखना है ना, कि कैसे क्या क्या करना है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया है। तो आई होप आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए सारे आप बाकी काफी क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। इस तरह से देखिए 11 क्वेश्चन नंबर था। 10 में देखिए आपका टीएचडी से था, टीएचडी से था, जनरल क्वेश्चन बिल्कुल पूछा है, टाइम एंड वर्क से देखिए है, और पार्टनरशिप है, परसेंटेज से देखिए पास फेल वाला है। ये देखिए डिस्काउंट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए डाट आर्टिकल इक्वल करने वाला। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। चलिए ठीक है फिर। ओके, थैंक यू।